जय हिंद, वंदे मातरम। बहुत बहुत स्वागत है आपका टीम निष्ठा पर। तो आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं वीकली करंट अफेयर्स, दैट इज 9th ऑफ जून टू 15th ऑफ जून। बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ हैं क्योंकि इसी पर्टिकुलर टाइम पीरियड में बहुत सारी चीज़ें हुई हैं, नई सरकार बनी और भी इंटरनेशनल लेवल पर इंपॉर्टेंट न्यूज़ हैं। शुरुआत करते हैं। मैं संदीप बंसल, एक्स असिस्टेंट कमांडेंट बीएसएफ, आपका स्वागत करता हूं टीम निष्ठा पर। चलिए, तो शुरुआत करते हैं सबसे पहले इंटरनेशनल न्यूज़ से। फर्स्ट आपका आता है, प्राइम मिनिस्टर मोदी लीव्स फॉर होम आफ्टर अटेंडिंग G7 समिट इन इटली। G7 की समिट हुई 7 सबसे बड़े इंडस्ट्रियलाइज्ड नेशन, जिसमें कि भारत को भी बुलाया गया था। भारत इसका मेंबर नहीं है, पर भारत को एक स्पेशल इनवाइटी के रूप में इसमें बुलाया गया था। इसमें काफ़ी मुद्दों पर चर्चा की गई है। अगर हम बात करें तो यहाँ पर अ डे लॉन्ग विजिट टू इटली अटेंडिंग G7 समिट, ये कह लीजिए प्रधानमंत्री बनने के बाद, तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने के बाद ये पहला अंतर्राष्ट्रीय दौरा था, और जिसमें कि वो जो है यूएस के प्रेसिडेंट, ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर, इटली के प्राइम मिनिस्टर, उन सब से मिलते हैं, फ्रांस के राष्ट्रपति से मिलते हैं। ही हाईलाइटेड इंडियाज रोल एज वन ऑफ द फर्स्ट कंट्रीज टू फॉर्मुलेट अ नेशनल स्ट्रेटजी ऑफ ऑन एआई। इसके अलावा जो है यहाँ पर जो खास पॉइंट उन्होंने कहा कि भारत जो है एक नेशनल स्ट्रेटजी बना रहा है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को लेकर। खास चर्चा इसमें रशिया यूक्रेन वॉर और इजराइल हमास युद्ध को लेकर भी की गई। इसके अलावा जो है यहाँ पर बात की गई है प्राइम मिनिस्टर जॉर्जिया मेलोनी, दैट जो कि इटली के प्रधानमंत्री हैं, उनके द्वारा जो है एक बहुत इंपॉर्टेंट कह लीजिए अनाउंसमेंट की गई। यहाँ पर कहा गया कि वो जो है इंफ्रास्ट्रक्चर को इन्वेस्ट करना चाहते हैं, जिस प्लान का नाम दिया गया मटेई प्लान। ठीक है, मतई या मटेई प्लान। सीधा सीधा क्वेश्चन बनता है कि ये क्या है मटेई प्लान? फॉर इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट इन अफ्रीका टू एड्रेस माइग्रेशन। ठीक है, तो अफ्रीका में इन्वेस्ट किया जाएगा इटली के द्वारा। फोकस ऑन अचीविंग इमीडिएट सीज फायर बिटवीन इजराइल एंड हमास। इसके अलावा यूक्रेन को $50 बिलियन का एक्स्ट्राऑर्डिनरी रेवेन्यू एक्सेलरेशन लोन टू सपोर्ट यूक्रेन, ये बात की गई। क्लाइमेट चेंज की बात की गई, G7 फॉर स्टीपर एमिशंस रिडक्शन, जिसमें कहा गया 40 to 42%, और किस तरीके से जो है नई स्ट्रेटजीज को डिवाइस करना है उसको लेकर बात की गई। इसके अलावा भारत की भी चर्चा हुई। इंडिया मिडल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर की बात की गई। इंडिया मिडल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर की अगर हम बात करें तो लास्ट ईयर जो भारत ने अध्यक्षता की थी G20 की, जो अब G21 बन चुका है, उसमें इसके बारे में चर्चा की गई थी। ये कहीं ना कहीं चाइना के बेल्ट रोड इनिशिएटिव का काउंटर कहा जा रहा है, और इसके थ्रू जो इंडिया जो है वेस्ट एशिया और फर्दर यूरोप के साथ कनेक्ट होगा। बट इजराइल हमास युद्ध के बाद ये कहा जा रहा था कि ये ठंडे बस्ते में चला गया है, बट कहीं ना कहीं उसको दोबारा से रिवाइव करने की कोशिश की जा रही है। इसके अलावा इंडो पैसिफिक रीजन में रीजन ऑफ स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस है, ये कहा गया, स्पेशली फॉर जापान। किस तरीके से चाइना की काइंड ऑफ दादागिरी कह सकते हैं, या चाइना का डोमिनेंस वहां पर बढ़ता जा रहा है। फिलीपींस परेशान है, ताइवान तो परेशान है ही, और उसके अलावा जापान, साउथ कोरिया भी परेशान है। तो इसको लेकर भी यहाँ पर मतलब कुल मिला के जो जियोपॉलिटिकल मुद्दे हैं, बड़े जियोपॉलिटिकल मुद्दे हैं, उनको लेकर यहाँ पर चर्चा की गई। अगर G7 की बात करें तो G7 में जो कंट्रीज आती हैं, कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान, यूके, यूएस, और इसमें आपका प्लस आता है रशिया, और ये है आपका बाकी G20 के नेशन। तो इसकी एक ट्रिक है, ट्रिक टू रिमेंबर G20 कंट्रीज। स्टार्स बेस्ट फ्रेंड सेंट यू इंडिगो एंड मैजिक जूस। ठीक है जी, उसने आपको इंडिगो या इंडिका गाड़ी भेजी और मैजिक जूस भेजा। ठीक है, तो स्टार से हो गया सऊदी अरेबिया, तुर्की, ऑस्ट्रेलिया, रशिया, साउथ अफ्रीका, BF से ब्राजील, फ्रांस, S से साउथ कोरिया, U से US से, I से इंडोनेशिया या इंडिया भी कह सकते हैं। अगला मैजिक है मैक्सिको, अर्जेंटीना, जर्मनी, इंडिया। ठीक है, आई इंडिया, इंडोनेशिया। ठीक है, देन आपका C कनाडा, जूस से हो गया जापान, यूके, चाइना, इटली एंड EU, क्योंकि इसमें 19 कंट्रीज हैं प्लस 1 EU है। ठीक है, तो ये ध्यान में रखने वाला है, और ऑब्वियसली इसमें अब अफ्रीकन यूनियन भी ऐड हो चुका है। ठीक है, अफ्रीकन यूनियन भी ऐड हो चुका है, तो ये G21 हो चुका है। ठीक है जी, तो इन सारे मुद्दों पर चर्चा की गई, जिसमें भारत के प्रधानमंत्री पहले अंतर्राष्ट्रीय दौरे पर थे। नेक्स्ट है, इंडिया और कतर ने इन्वेस्टमेंट की बात की है, इसको लेकर बातचीत हुई न्यू दिल्ली में। अब ये क्यों इंपॉर्टेंट है?
क्योंकि इंडिया चाहता है कि कतर, जिसके पास काफ़ी सरप्लस पैसा है, वो भारत में इन्वेस्ट किया जाए। इनॉग्रल जॉइंट टास्क फोर्स ऑन इन्वेस्टमेंट मीटिंग हेल्ड इन न्यू दिल्ली, जिसमें इंडिया के इकोनॉमिक अफेयर सेक्रेटरी और कतर के कॉमर्स सेक्रेटरी भी थे, और इस पे फोकस किया गया बायलैटरल रिलेशंस एंड इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज। इंफ्रास्ट्रक्चर में एनर्जी सेक्टर, टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन, खासकर अगर हम बात करें एनर्जी एंड इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर में म्यूचुअल ग्रोथ एंड प्रॉस्पेरिटी की बात की गई, मतलब स्ट्रॉन्ग इकोनॉमिक बॉन्ड की बात की गई। कतर की बात करें तो कैपिटल दोहा है, प्राइम मिनिस्टर मोहम्मद बिन अब्दुल रहमान, और करेंसी है कतारी रियाल। ठीक है जी। तो नेक्स्ट हम चलते हैं, यूरोपियन कमीशन एक्सक्लूड्स तंजानिया फ्रॉम द कंजर्वेशन ग्रांट। बहुत इंपॉर्टेंट, देखिए ये इंपॉर्टेंट इसलिए हो जाता है कि यूरोप जो है वो सीधा सीधा ये कह रहा है कि तंजानिया वहाँ की ट्राइब्स को प्रोटेक्ट नहीं कर रहा। अब ये थोड़ा सा मुद्दा क्योंकि जो है कह लीजिए हमारे न्यूज़पेपर्स में उतना ज़्यादा कवर नहीं होता है, तो इसको थोड़ा सा डिटेल में समझेंगे। इंपॉर्टेंट है कौन कौन से रीजन की यहाँ पर बात हो रही है। देखिए यूरोपियन कमीशन ने तंजानिया को एक्सक्लूड कर दिया है एक अपने फंड से, जो कि बहुत बड़ा फंड है, 18.4 मिलियन यूरो का कंजर्वेशन ग्रांट अंडर नेचर अफ्रीका इनिशिएटिव। नेचर अफ्रीका इनिशिएटिव, तंजानियाज इविक्शन ऑफ मसाई पीपल फ्रॉम देयर एंसेस्ट्रल लैंड्स फॉर कंजर्वेशन पर्पसेस। ठीक है, तो यहां पर जो मसाई जो ट्राइब है उनको निकाला जा रहा है उनकी जगह से। फोर्स्ड एविक्शन ऑफ मसाई कम्युनिटीज फ्रॉम द गोरोंगोरो कंजर्वेशन एरिया एंड लोएंडलो। ठीक है, तो थोड़ा सा टंग ट्विस्टर्स हैं अपने आप में। दिस इंपैक्ट द ईस्टर्न रिफ्ट सवानाज एंड वाटरशेड। यहां पर मैं आपको रीजन दिखा देता हूं, ये है ये वो पर्टिकुलर रीजन। ठीक है, यहां पर अगर आप देखोगे ये रहा आपका कीनिया, तंजानिया, ये वाला जो पर्टिकुलर रीजन है। ठीक है, ईस्टर्न रिफ्ट सवाना एंड वाटरशेड कंपोनेंट ऑफ द इनिशिएटिव, जिसमें कीनिया और तंजानिया दोनों आते हैं। तंजानिया की अगर हम बात करें, ये यूके की टेरिटरी रहा है किसी समय पर। द डिसीजन फॉलो सिमिलर एक्शंस बाय वर्ल्ड बैंक एंड सिमिलर एक्शन लिया गया है वर्ल्ड बैंक के द्वारा भी और जर्मन डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन के द्वारा भी, ड्यू टू द सेम रीजन, मतलब उन्होंने भी इनकी फंडिंग जो है बंद करी है। तो ये है मसाई ट्राइब्स का एरिया। ठीक है, सवाना का एरिया है, ग्रासलैंड्स का एरिया है। ठीक है जी, और जो है इसको लेकर काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर चर्चा हो रही है, और किस तरीके से वहाँ की जो सरकार है इन मसाई ट्राइब्स को वहाँ से फोर्स्ड इविक्ट कर रही है। ठीक है जी, चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट है आपका, इंडिया एक्सपैंड्स ओवरसीज पोर्ट ऑपरेशंस टारगेटिंग मोंगला पोर्ट इन बांग्लादेश। बहुत इंपॉर्टेंट, क्यों इंपॉर्टेंट है? देखो यहाँ पर पहले तो ये देखो कि अगर मैं यहाँ पर देखूँ तो ये रहा मोंगला पोर्ट, ठीक है, बांग्लादेश में, और यहाँ रहा चट्टग्राम पोर्ट। अब क्या होगा कि यहाँ से कलकत्ता से या कह लीजिए बाकी पोर्ट से हमारी जो कनेक्टिविटी है बांग्लादेश के साथ और बांग्लादेश से फर्दर हमारे नॉर्थ ईस्ट के साथ, वो हमारी इंप्रूव होती है। तो बांग्लादेश के साथ पहली बार हमने एक ट्रांजिट एग्रीमेंट साइन किया नवंबर 2010 में। दोनों कंट्रीज ने एमओयू साइन किया 2015 में, यूज ऑफ चट्टग्राम एंड मोंगला पोर्ट। उसके अलावा ढाका में, मतलब अब क्या होगा कि इसकी एक पर्टिकुलर वो फीस चार्ज कर लेगा कि आप हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर को यूज कर रहे हैं तो इसकी पर्टिकुलर फीस हो जाएगी, दैट्स फाइन। बट आप ये सोचिए, एक एग्जांपल के लिए लेता हूं, कलकत्ता से यहां पर आपका अगरतला है। ठीक है, यहां पर आपका अगरतला है, ये देख लीजिए, ये अगरतला है। अगर यहां से इसको डायरेक्ट कनेक्ट किया जाए तो इट विल टेक 8 to 10 आवर्स, बट अगर आप पूरा घूम के आते हैं यहां पर, इट विल टेक 2 to 3 days। दैट इज द इंपॉर्टेंस, ठीक है, ऑफ बांग्लादेश फॉर इंडिया। सो चट्टग्राम एंड मोंगला पोर्ट, गुड्स टू बी ट्रांसपोर्टेड टू 4 बॉर्डर पॉइंट्स एंड रूट टू 3 states। सो यहां पर इंडिया सीक्स टू मैनेज मोंगला पोर्ट इन बांग्लादेश। इसके अलावा ऐसा नहीं है कि सिर्फ ये चीज हम बांग्लादेश के साथ कर रहे हैं। ईरान का छाबर पोर्ट हो, म्यांमार का सितवे पोर्ट हो, ठीक है जी, ये सारे पोर्ट्स भी हमें फर्दर कनेक्टिविटी प्रोवाइड करते हैं। अगर हम म्यांमार की अगर हम ईरान के छाबर पोर्ट की बात करें तो सेंट्रल एशियन कंट्रीज के साथ और इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर के साथ कनेक्ट करने में हमें मदद मिलती है। सिमिलरली अगर मैं म्यांमार की बात करूं तो जो साउथ ईस्ट एशिया है उसके साथ कनेक्ट करने में हमें मदद मिलती है, खासकर लाओस है जो कि लैंडलॉक्ड कंट्री है। सो इंडिया एम्स टू स्ट्रेंथन इट्स कमर्शियल एंड सिक्योरिटी इंटरेस्ट थ्रू एक्सपेंडेड ओवरसीज पोर्ट ऑपरेशन। तो कमर्शियल इसके कह लीजिए फीचर तो है ही, इंटरेस्ट है ही,
सिक्योरिटी इंटरेस्ट भी हैं भारत के, ठीक है, जो सागर प्रोग्राम है, सिक्योरिटी एंड ग्रोथ फॉर ऑल इन द रीजन, इंडिया का पोटेंशियल मैनेजमेंट जो है पोर्ट का, टू बॉल्स्टर इट्स इन्फ्लुएंस ओवर स्ट्रेटेजिक मैरीटाइम लोकेशन इन द इंडियन ओशन एज वेल। ठीक है जी, तो ये इंडिया की स्ट्रेंथ को इम्प्रूव करेगा और ये जो इनिशिएटिव है जो प्रेजेंट गवर्नमेंट है और बांग्लादेश के प्रधानमंत्री या बांग्लादेश की सरकार जो है उनके द्वारा ये लिया गया है। नेक्स्ट भी बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ है, इंडिया और यूएई ने एक कह लीजिए न्यू पाथ विद लोकल करेंसी सेटलमेंट सिस्टम, बहुत इंपॉर्टेंट, मतलब सीधा सीधा कहें तो इंडिया और यूएई जो है अपनी लोकल करेंसीज में ट्रेड करेंगी, तो इंडियन रुपी और यूएई का दिरहम में ट्रेड किया जाएगा। इस में डॉलर का यूज नहीं किया जाएगा, जिसको क्या कहा जाता है, डी डॉलराइजेशन। ठीक है, अब ये डी डॉलराइजेशन क्यों कर रहे हैं, ठीक है, इसके बहुत सारे बेनिफिट्स हैं, उन बेनिफिट्स को भी देख लेते हैं। सबसे बड़ा बेनिफिट आप ऐसे समझिए कि ट्रांजैक्शन कॉस्ट और एक्सचेंज रेट, जो डॉलर जो है कुछ 2 से 3 साल पहले 74-75 रुपीस पे था, वो आज के समय पर 83-84 रुपीस पे है। तो आप ऐसे समझ के चलो कि इतना जो लॉस है, इसको एक एग्जांपल से समझते हैं, तो इससे होता क्या है, एक्सपोर्टर्स को तो फायदा होता है, पर इंपोर्टर्स को बहुत बड़ा नुकसान आपको देखने को मिलता है। मान लीजिए हमने ऑयल खरीदा, ठीक है, मान लीजिए एक बैरल $100 का है, ठीक है, तो पहले जहां पे फॉर एग्जांपल 74 रुपीस का है तो 7400 इंडियन रुपीस आपको देने पड़ रहे हैं, और अब आपको मान लीजिए 83 का है तो आपको 8300 रुपीस देने पड़ रहे हैं पर बैरल, तो पर बैरल 900 रुपए आपको एक्स्ट्रा देने पड़ रहे हैं। मिलियंस ऑफ बैरल्स जो हैं आप पर डे जो है इंपोर्ट करते, तो जस्ट थिंक ऑफ द आउटगोइंग मनी जस्ट बिकॉज ऑफ दिस एक्सचेंज रेट थिंग। अब अगर हम डायरेक्टली ट्रेड करेंगे रुपी और दिरहम में, तो ये सारी चीजें जो हैं खत्म हो जाएंगी या इन सारी चीजों से हम बच जाएंगे। तो सबसे पहले इकोनॉमिक इंडिपेंडेंस, ये कुछ उसके पोटेंशियल बेनिफिट्स हैं। हमारी इंडिपेंडेंस खत्म होगी फॉरेन करेंसीज पर, खत्म नहीं होगी, कम हो जाएगी, खत्म होना में तो बहुत समय लगेगा। रिड्यूस्ड एक्सचेंज रेट, अगर हम इसकी बात करें, जो अभी जस्ट मैंने आपको कंसेप्ट समझाया कि 74 था लगभग 2 साल पहले, अब 83 पे चल रहा है, तो ये जो लॉस है, ठीक है, ये लॉस हमें नहीं होगा। इसके अलावा कॉस्ट सेविंग, ट्रांजैक्शन कॉस्ट है, ठीक है, अब जब भी कोई बैंक इसमें ट्रांजैक्शन कॉस्ट करेगा तो वो अपना भी ट्रांजैक्शन उसमें कॉस्ट करेगा। अब मान लो अभी हमें तेल खरीदना है तो वो बताएंगे इतने दिरहम में है, ठीक है, दिरहम का हमें आपको रुपी में दिया, उन्होंने अपना एक अकाउंट खोला रुपी में और हमने एक दिरहम का अकाउंट खोला, ठीक है, तो वो हमें जो भी पैसा दे रहे हैं दिरहम में, हम उनको रुपी में, तो वहां पर जो है कन्वर्जन हो रहा है, ठीक है जी। देन बोथ द इंपोर्टर्स एंड एक्सपोर्टर्स इंक्रीज डिमांड फॉर रुपी, रुपी की डिमांड बढ़ेगी। इसके अलावा मॉनेटरी पॉलिसी एफिशिएंसी भी बढ़ेगी, क्यों, क्योंकि इससे जो इंडिया की मॉनेटरी पॉलिसी, देखो बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट होता है फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स। अब आपका डॉलर यूज ही नहीं हो रहा, पड़ा हुआ है आराम से, ठीक है, सो रिड्यूसिंग द इन्फ्लुएंस ऑफ एक्सटर्नल इकोनॉमिक कंडीशंस, तो उनकी इकोनॉमिक कंडीशंस का भारत पे जो इंपैक्ट होता है उससे हमारा इन्फ्लेशन, बहुत सारी चीजों पे, मनी सप्लाई पे इंपैक्ट पड़ेगा। उसके बाद आपका जियोपॉलिटिकल लीवरेज है। देखिए आज के समय पर यह कहा जाता है कि डॉलर अपने आप में एक वेपन है, यूएस के हाथ में बहुत बड़ा वेपन है, ठीक है, सीधा सीधा जब वो कहता है कि मैं स्विफ्ट के सिस्टम से, जो पेमेंट इंटरनेशनल पेमेंट सिस्टम है, उससे बाहर कर दूंगा, डॉलर्स आप यूज नहीं कर सकते, तो वो सीधा सीधा इकोनॉमी को नुकसान पहुंचा सकता है, किसी भी देश की इकोनॉमी को नुकसान पहुंचा सकता है। नेक्स्ट आता है इंडिया स्लिप्स टू 129 रैंक ऑन ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स। तो यहाँ पर ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स में इंडिया का रैंक पीछे गया है। इसमें सबसे ऊपर अगर आप देश देखोगे तो आइसलैंड है, छोटा सा आइलैंड कंट्री है। नदरन यूरोप में अगर आप देखोगे फिनलैंड, नॉर्वे, ठीक है, न्यूजीलैंड, स्वीडन, ये सारे देश जो हैं यहाँ पर आपको देखने को मिलते हैं। सो आइसलैंड रिटेन्ड इट्स पोजीशन इन द टॉप। साउथ एशिया में अगर हम बात करें तो इंडिया का रैंक हमारे साउथ एशियन काउंटर पार्ट से भी पीछे है, ठीक है, इंडिया का रैंक 5वां है। वी आर इवन बिहाइंड बांग्लादेश, नेपाल, श्रीलंका, भूटान। टॉप 5 कंट्रीज हमने अभी यहाँ पर बात की। यूके जो है 14th है, यूएसए का रैंक भी बहुत पीछे है, वो 43rd, बहुत अच्छा रैंक नहीं है अगर यूएसए की बात करें। तो ये जो है डाटा किसने दिया है, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की, ठीक है। तो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम एक बहुत इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन है अगर हम बात करें
तो ग्लोबल चैलेंजेस, इनका मिशन क्या है? ग्लोबल चैलेंजेस को पे काम करना, जैसे कि जिसमें दुनिया भर के बिजनेस लीडर्स को साथ में लाया जाए, पॉलिटिकल लीडर, एकेडमिया, सिविल सोसाइटी। फोकस एरियाज हैं क्लाइमेट चेंज, इकोनॉमिक इनइक्वालिटी, सोशल जस्टिस, सामाजिक न्याय हो, टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट। शुरुआत की गई थी 1971 में क्लॉस श्वाब के द्वारा, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट, सीधा सीधा एक फैक्ट है आपका। हेडक्वार्टर है इसका जिनीवा, स्विट्जरलैंड में। नॉन प्रॉफिट फाउंडेशन है विद अ मेंबरशिप ऑफ मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशंस। ठीक है जी। नेक्स्ट आता है व्हाट इज पारोस ट्रीटी विच हैज गॉट सपोर्ट फ्रॉम द ब्रिक्स लीडर। अब सीधा सीधा क्वेश्चन बनता है, पारोस ट्रीटी क्या है? परोस, परोस मतलब ऐसा पड़ोस वाला पड़ोस नहीं है ये, ठीक है। तो परोस, क्या परोसना है, चलो देखते हैं। तो यहां पर परोस का फुल फॉर्म देख लो, प्रिवेंशन ऑफ एन आर्म्स रेस इन आउटर स्पेस। प्रिवेंशन ऑफ आर्म्स रेस इन आउटर स्पेस। जनरली बहुत सारे साइंटिस्ट, बहुत सारे लोगों का ये मानना है कि फ्यूचर की वॉरफेयर कैसे हो सकते हैं। फ्यूचर की वॉरफेयर में ये सिनेरियो हो सकता है कि सैटेलाइट्स का यूज किया जाए टू थ्रो द बॉम्ब ऑन पर्टिकुलर कंट्री, ऑन अ पर्टिकुलर टेरिटरी। तो कहीं ना कहीं जो है एक वॉरफेयर होगी आउटर स्पेस में, और या फिर कहें कि वहां पर जाकर जो है वॉरफेयर होना शुरू हो। तो इसको लेकर पहले भी ट्रीटी साइन की गई है जिसका नाम था आउटर स्पेस ट्रीटी 1967, जो कि कहता है कि किसी भी तरीके से वेपनाइजेशन नहीं होना चाहिए स्पेस का। अदरवाइज लाइक जैसा कि हम देख रहे हैं, ये हमने अंटार्कटिक ट्रीटी में भी देखा था कि अंटार्कटिका को किसी भी तरीके से किसी भी देश का टेरिटरी नहीं है, उसको वेपनाइज नहीं करना है, किसी तरीके के फॉरेन इन्वेजिव स्पीशीज वहां पर नहीं लेकर जानी है। वैसे ही स्पेस का भी सिर्फ पीसफुल पर्पसेस के लिए यूज किया जाए। ठीक है, तो ब्रिक्स के जो भी मेंबर्स हैं उन्होंने इस चीज को लेकर बात कही अपनी। सो दे रिट्रेटेड देयर सपोर्ट टू द long-term sustainability of outer space activities and the prevention of arms race in outer space. It's a proposed international agreement aimed at preventing the deployment of weapons in the space और ensuring the peaceful use of outer space, जो अभी मैंने आपको बताया। एंड रशिया और चाइना ने ब्रॉडर स्पेस वेपन ट्रीटी की बात की है 2008 में, और ब्रिक्स के सारे देशों ने मिलकर ये बात कही। नेक्स्ट है आपका, तो सीधा सीधा परोस ट्रीटी क्या है ये आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट है आपका, इंडिया मेड टीबी डायग्नोस्टिक्स टेक विंस एक्लेम एट वर्ल्ड हेल्थ असेंबली। सो इंडिया अगेन एक टेक प्लेटफॉर्म है जिसका नाम है ट्रू नेट प्लेटफॉर्म बाय मॉलबियो डायग्नोस्टिक्स। इन्होंने एक रेकग्निशन इनको मिली है वर्ल्ड हेल्थ असेंबली में फॉर इट्स रोल इन फाइटिंग ट्यूबरक्लोसिस। टीबी हारेगा देश जीतेगा, इस तरीके का स्लोगन दिया गया भारत सरकार के द्वारा। ये क्या है? ये एक पोर्टेबल पीसीआर सिस्टम है। मतलब ये देखो, ये एक पोर्टेबल पीसीआर सिस्टम है। ये पूरा सिस्टम है, कहीं पे भी आप पैक करके बैग में और कहीं पर भी जाकर आप टेस्टिंग शुरू कर सकते हो। आपको बहुत बड़ी बड़ी मशीन्स या बहुत बड़ा इक्विपमेंट्स नहीं चाहिए। तो ये इसका बेनिफिट है। तो पीसीआर सिस्टम फॉर रैपिड डिजीज डायग्नोसिस, तो इससे क्या होगा, दूर दराज के इलाकों में आपको डायग्नोसिस में मदद मिलेगी इन लैब्स, क्लिनिक्स एंड इवन इन फील्ड सेटिंग्स। इट इज पोर्टेबल। ठीक है, पोर्टेबल का मतलब एक जगह से दूसरी जगह आसानी से ले जा सकते हैं, और ये बैटरी ऑपरेटेड है। दैट्स द ब्यूटीफुल थिंग। एंड सूटेबल फॉर डिप्लॉयमेंट इन लेबोरेटरीज, हेल्थ सेंटर्स एंड द फील्ड सेटिंग्स। इसके अलावा अगर हम बात करें, द प्लेटफॉर्म कैन टेस्ट ओवर 40 डिजीजेस इंक्लूडिंग द टीबी, कोविड-19, एचबीवी, एचआईवी, एचपीवी, इन सारे कह लीजिए 40 से ज़्यादा बीमारियों को ये टेस्ट कर सकता है। इसीलिए जो है ट्रू नेट प्लेटफॉर्म को ये जो है रिकग्निशन दी गई है वर्ल्ड हेल्थ असेंबली में। नेक्स्ट है, इंडिया सरपासेस हांगकांग टू बिकम द फोर्थ स्पॉट इन ग्लोबल इक्विटी मार्केट। यहां पर आप देख सकते हैं 5.20, ठीक है जी, 5.20 ट्रिलियन डॉलर्स मार्केट कैप हो गया। अब ये मतलब क्या है मार्केट कैप का? मार्केट कैपिटलाइजेशन। देखो ऐसे समझो कि एक कंपनी है, मान लीजिए उस कंपनी के शेयर जो हैं वो 1 करोड़ शेयर्स हैं, 1 करोड़ हिस्सेदारी है। ठीक है, आप मार्केट में जाके उसके शेयर्स खरीद सकते हैं, और एक शेयर जो है उस कंपनी का मान लीजिए 5 रुपए का है, तो 1 करोड़ इंटू 5 रुपए तो कितना हो गया? 5 करोड़ उसकी कंपनी की मार्केट वैल्यूएशन हो गई। अब ऐसे जितनी भी स्टॉक मार्केट में जितनी भी कंपनीज हैं, उनका जो वैल्यूएशन बनता है इस तरीके से, मार्केट कैपिटलाइजेशन है, उनको ऐड कर लें सबको, तो वो कितना बनता है? 5.2 ट्रिलियन डॉलर्स। जो इंडिया की इकोनॉमी 3.9 3.8 ट्रिलियन डॉलर्स के लगभग है, बट मार्केट कैपिटलाइजेशन जो है, जो कहा जा गया कि 140% हो चुका है, जो कि हाईएस्ट है। ठीक है, हमारी जीडीपी का 140% हो चुका है। अगर आप दुनिया में देखेंगे,
दुनिया में बहुत ज़्यादा है अभी, मतलब अगर आप दुनिया के कंपैरिजन में देखेंगे इट्स नॉट अ बिग नंबर। आप देखो दुनिया में 118 ट्रिलियन डॉलर और यूएस में, खाली यूएस में 56। दैट इज द रीजन। आप समझो कि यूएस को जब हम वर्ल्ड पावर की बात करते हैं तो उसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर आता है दैट इज द इकोनॉमिक पावर हाउस। 56 ट्रिलियन डॉलर सारी कंपनीज की उनकी टोटल मार्केट वैल्यूएशन इज 56 ट्रिलियन डॉलर्स, ठीक है। और इंडिया की 5.2। आप चाइना को भी देख सकते हैं, आप जापान को देख सकते हैं, एंड देन फोर्थ इज इंडिया। और हांगकांग को अगर आप इसमें मिला लेंगे चाइना में तो देन इट बिकम्स इवन बिगर, ठीक है जी। सो इंडिया इक्विटी मार्केट हैज रिक्लेम्ड इट्स पोजीशन ऑफ फोर्थ नंबर, ठीक है जी, 5.2 ट्रिलियन डॉलर। क्योंकि अभी रिसेंटली अगर आपने देखा होगा इलेक्शंस के दिन जो है दो मार्केट काफ़ी डाउन गई थी, उसके बाद लगातार मार्केट जो है अप हो रही है। मार्केट इवन 79,000, मैं सेंसेक्स की बात करूं जिसमें भारत की टॉप 30 कंपनीज का एक इंडेक्स होता है, एक कह लीजिए एवरेज है, तो वो जो है इंडिकेट करता है कि सेंसेक्स किस तरफ या मार्केट किस तरफ जा रही है, तो वो जो है 79,000 को भी क्रॉस कर चुका है। सो दैट इज अ रीजन। और यहाँ पर अगर हम हांगकांग की बात करें विच करेंटली स्टैंड एट 5.17 ट्रिलियन डॉलर्स, उसमें डिक्लाइन देखने को मिला है। चलिए आगे चलते हैं। WHO रिकॉग्नाइजेस थर्ड इंडियन इंस्टीट्यूट फॉर ट्रेडिशनल मेडिसिन रिसर्च। तो तीसरा ऐसा इंस्टीट्यूट हो गया है जिसको कि रिकॉग्नाइज किया है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, विश्व स्वास्थ्य संगठन ने। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन डेजिग्नेटेड द नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इंडियन मेडिकल हेरिटेज हैदराबाद एज WHO collaborating सेंटर फॉर फंडामेंटल एंड लिटरेरी रिसर्च इन ट्रेडिशनल मेडिसिन। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट। अब तीसरा इंस्टीट्यूट है ट्रेडिशनल मेडिसिन, जो आयुष, आयुर्वेद, योगा, यूनानी, सिद्धा, होम्योपैथी, ठीक है जी। तो यहां पर जो है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इंडियन मेडिकल हेरिटेज हैदराबाद एज अ WHO कोलैबोरेटिंग सेंटर फॉर फंडामेंटल लिटरेरी रिसर्च इन ट्रेडिशनल मेडिसिन। इससे पहले ये यूनिट है किसका, सेंट्रल काउंसिल ऑफ रिसर्च इन आयुर्वेदिक साइंसेज का। और इससे पहले दो इंस्टीट्यूट्स कौन कौन से हैं जिनको लिया गया है, मतलब जो रिकॉग्नाइज्ड है। सो इंस्टीट्यूट ऑफ टीचिंग एंड रिसर्च इन आयुर्वेदा जो कि जामनगर गुजरात में है, दूसरा है मोरारजी देसाई नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ योगा न्यू दिल्ली। अब थोड़ा सा ध्यान रखना, ये मोरारजी देसाई गुजरात के मुख्यमंत्री भी रहे हैं, भारत के प्रधानमंत्री भी रहे हैं। गुजरात मतलब बॉम्बे जो स्टेट था उस समय पर, क्योंकि गुजरात और जो कह लीजिए आपका महाराष्ट्र जो है वो बाद में जब बनता है, 1960 में जाके बनता है। एनीवेज, तो यहां पर अगर हम बात करें तो ध्यान रखना कि मोरारजी देसाई देश के प्रधानमंत्री, ठीक है, तो इसीलिए दिल्ली में है, ठीक है। मोरारजी देसाई नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ योगा, ठीक है। ये मैच द फॉलोइंग टाइप ऑफ क्वेश्चन में पूछा जा सकता है। आगे चलते हैं नेशनल न्यूज में। इंडियन नेशनल न्यूज में सबसे पहले आता है लीडर ऑफ SKM सिक्किम क्रांतिकारी मोर्चा प्रेम सिंह तमांग को जो है सिक्किम का नया मुख्यमंत्री जो है बने हैं। 32 सीटें हैं विधानसभा में। कितनी सीटें हैं सिक्किम विधानसभा में? 32। और इनकी पार्टी ने जीती हैं 31 सीटें। जी हाँ, ठीक है, 31 सीटें। इससे पहले सिक्किम डेमोक्रेटिक फ्रंट 2019 तक जो है सिक्किम डेमोक्रेटिक जो है के जो है कह लीजिए पवन सिंह चामलिंग जो है यहाँ पर, पवन कुमार चामलिंग सॉरी, वो जो है मुख्यमंत्री थे। वो 24 साल मुख्यमंत्री रहे हैं सिक्किम के, 24 साल। और ये जो है 5 साल तो इन्होंने टेन्योर किया है, दूसरा भी टेन्योर इनको, मतलब 31 सीटें मिली हैं तो ऑब्वियसली। बट यहाँ पर जो टोटल पॉपुलेशन है वो 6 से 7 लाख के बीच में है, मतलब लगभग 7 लाख पूरी होने वाली है, ये पॉपुलेशन है। और टोटल जो वोट कास्ट हुई हैं 32 सीटों के लिए, वो लगभग आप मान के चलिए कि 3,70,000 या 80,000 के बीच में है। और जो इस पार्टी को वोट मिली है वो 2.25 लाख वोट मिली है, ठीक है। तो आप ये मान के चलिए कि इतना किसी एक जो है विधानसभा की कंस्टिट्यूएंसी में भी आपको देखने को मिल सकती हैं, जो बड़े कह लीजिए जो राज्य हैं खासकर उसमें। So Prem Singh Tamang, also known as PS Gole, fixed 6th and the current Chief Minister of Sikkim. He has been serving as the Chief Minister since 2019. Tamang is the founder and leader of Sikkim Krantikari Morcha, and he and his Council of Ministers took an oath and of secrecy from Governor Lakshman Prasad Acharya. Next आता है National Health Claim Exchange to be launched. तो यहाँ पर नेशनल हेल्थ क्लेम एक्सचेंज जो है लॉन्च किया गया है। देखिए, एक जनरली प्रॉब्लम क्या थी कि जब लोग हेल्थ क्लेम मतलब मान लीजिए किसी भी कारणवश हॉस्पिटल में ट्रीटमेंट कराना है, तो उसके बाद जो है
जब ट्रीटमेंट के बाद जो क्लेम का प्रोसेस है ना वो बहुत मैनुअल था और बहुत मुश्किल था, ठीक है, और उसमें बहुत ज़्यादा दिक्कत आती थी, उसको जो है सुधारने की कोशिश की गई है, उसको कह लीजिए बहुत ज़्यादा ऑटोमेट करने की कोशिश की गई है। तो जिसमें सारी चीज़ें आती हैं, इंडिविजुअल आता है, सब्सिडीज, ब्रोकर, कंपनीज, एनरोलमेंट प्लान्स, ठीक है, एंड ऑनलाइन हेल्थ केयर, ये सारी चीज़ों को एक साथ लाया गया है। तो प्रोवाइड फास्ट एक्सेस टू क्वालिटी हेल्थ केयर विद लोअर आउट ऑफ पॉकेट कॉस्ट, ये मकसद है, ठीक है जी। और लॉन्चिंग नेशनल हेल्थ क्लेम एक्सचेंज, अ डिजिटल प्लेटफॉर्म कनेक्टिंग इंश्योरेंस कंपनीज, हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स, गवर्नमेंट इंश्योरेंस स्कीम्स। बेनिफिट किसको होगा? हेल्थ क्लेम को प्रोसेस करने में इजी होगा, एफिशिएंसी इंप्रूव होगी, ट्रांसपेरेंसी इंप्रूव होगी, ठीक है। तो ये कुछ उसके बेनिफिट्स हैं। अब ये देख लो, ये है, पहले क्या होता था, इसको समझो, ठीक है। पहले बेनिफिशियरी था, मैनुअली प्रेजेंट करता था इंश्योरेंस कार्ड, फिर क्लेम को फिल करता था मैनुअली कि हाँ जी ये सारी चीज़ें हैं, मैनुअली स्कैन्स द डॉक्यूमेंट्स, अपलोड द डॉक्यूमेंट्स मैनुअली, और उसके बाद जो है वो उसके बाद ये वेरीफाई होता था उसके सारे डॉक्यूमेंट्स, और फिर उसको एडजुडिकेट्स क्लेम्स मैनुअली। अगर उसको मान लीजिए को क्लेम लेना है तो वो मैनुअली सारा प्रोसेस उसको फॉलो कर रहा है। अब क्या है, हैज़ डिजिटल केवाईसी विद आभा, ठीक है। अगर आपको याद हो, हमने बताया था, हमने डिस्कस भी किया है पहले, कि जैसे आपका आधार नंबर है, आप सबके पास लगभग, कि एक आधार नंबर है, ठीक है, उससे आपकी पूरी की पूरी आइडेंटिटी पता लग जाती है, वैसे ही आभा नंबर बेसिकली एक डिजिटल आई कार्ड है, डिजिटल नंबर है ऐसे समझ लो, ठीक है, जिसमें आपके सारे हेल्थ रिकॉर्ड्स, कौन कौन से आप हॉस्पिटल में कब कब गए, क्या क्या ट्रीटमेंट हुआ, तो उसका पूरा रिकॉर्ड है। मतलब फ्यूचर में आप मान लीजिए किसी हॉस्पिटल में जाते हैं तो डॉक्टर के लिए बहुत इजी हो जाएगा आपका ट्रीटमेंट करना। तो ही गॉट टू नो कि आप कि क्या क्या पहले ट्रीटमेंट हुआ है। तो अब ये जो है हैज डिजिटल केवाईसी विद आभा, ऑलरेडी आपका वो हो रखा है, तो आपके पास वो नंबर है, डिजिटली शेयर्स स्टैंडर्डाइज्ड क्लेम फॉर्म। अब आपका क्योंकि सारी डिटेल उसमें ऑलरेडी है, तो जैसे कि आपका आधार नाम लेते ही तो आपका सारा डिटेल आ जाता है, नाम, एड्रेस, सारी चीजें हैं, तो आपको अलग से डॉक्यूमेंट नहीं देने होते हैं। वैसे ही यहां पर ये जो आपका आभा नंबर है ये आपको देना होगा और आपका वो प्रोसेस ऑटोमेटिकली हो जाएगा, ठीक है। मतलब आपको डॉक्यूमेंट्स मैनुअली नहीं देने पड़ेंगे। डिजिटली वेरीफाई सबमिटेड फॉर्म्स, ऑटो एडजुडिकेट क्लेम्स, तो पता भी लग जाएगा कि हाँ किस स्टेप पे कहां पर रुका हुआ है। दैट इज द आइडिया ओवर हियर, ठीक है जी। चलिए नेक्स्ट है आपका प्रियंका जारकिहोली, यंगेस्ट ट्राइबल वुमेन टू विन इन लोकसभा। तो यहाँ पर जो है यंगेस्ट ट्राइबल वुमेन हो गई हैं, ठीक है, वॉन द चिकोडी सीट डिफीटिंग इनकम्बेंट, ये कर्नाटका में है। सो डॉटर ऑफ मिनिस्टर सतीश होली बिकेम द यंगेस्ट ट्राइबल वुमेन टू एंटर पार्लियामेंट फ्रॉम अनरिजर्व्ड सीट, ठीक है, अनरिजर्व्ड सीट से लड़ी हैं, ठीक है। तो ये जो है जीती है वहां से, एंड बीजेपी वॉन ऑल द सीट्स इन मुंबई कर्नाटका रीजन एक्सेप्ट दिस पर्टिकुलर रीजन, मुंबई कर्नाटका रीजन, नॉट मुंबई कर्नाटका रीजन एक स्पेसिफाइड रीजन है, ठीक है। प्लीज गूगल करिएगा, आई फॉरगेट टू ऐड द स्लाइड ऑफ दैट पर्टिकुलर रीजन। नेक्स्ट आता है नेशनल कमीशन फॉर इंडियन सिस्टम ऑफ मेडिसिन सेलिब्रेट्स इट्स 4th फाउंडेशन डे, ठीक है। तो नेशनल कमीशन फॉर इंडियन सिस्टम ऑफ मेडिसिन ने अपना चौथा जो है कह लीजिए फाउंडेशन डे सेलिब्रेट किया। 2 डे नेशनल कॉन्फ्रेंस जिसका नाम है प्राण, ठीक है, प्राण के फुल फॉर्म क्या है? प्रोटेक्टिंग राइट्स एंड नोबिलिटीज इन एसुस। ये एसुस वो लैपटॉप नहीं है, एक कंपनी भी है लैपटॉप की, एसुस, ठीक है, वो नहीं है। प्रोटेक्टिंग राइट्स एंड नोबिलिटीज इन एसुस, एसुस का फुल फॉर्म क्या है? सो माइंड टू मार्केट फॉर इंडियन सिस्टम ऑफ मेडिसिन प्रोफेशनल्स, ठीक है, तो ये उसके लिए है। एंड द इवेंट इज ऑर्गेनाइज्ड इन कोलैबोरेशन विद AICTE, ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन एंड मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन इनोवेशन सेल, और ये 4th फाउंडेशन डे था, ठीक है। तो यहाँ पर अगर आप देखिए हुए 5 वायुस, उड़ान वायु, व्यान, प्राण वायु, ठीक है, सामन और आपन वायु। तो बेसिकली हमारी बॉडी में क्या क्या चीज़ें होती हैं, थ्रॉट एंड हेड रीजन, चेस्ट रीजन, ठीक है, एब्डोमेन रीजन प्रोसेसिंग होती है जहाँ पर, पेल्विक रीजन, ठीक है। तो ये जो है हमारी बॉडी को किस तरीके से डिवाइड किया जाता है। ओके, नेक्स्ट आपका मोहन चरण मांझी टेक्स ओथ एज द ओडिशाज फर्स्ट बीजेपी CM। तो यहाँ पर जो है बीजेपी का पहली बार जो है कह लीजिए वहाँ पर मुख्यमंत्री बना है। सो मांझी टुक ओथ एज द चीफ मिनिस्टर इन भुवनेश्वर एडमिनिस्टर्ड बाय गवर्नर रघुवीर दास।
और इसके साथ साथ जो है कनक वर्धन सिंह दियो एंड पार्वती परिदा वर स्वॉन इन एज अ डिप्टी चीफ मिनिस्टर्स, और ये पहली महिला डिप्टी या कह लीजिए उप मुख्यमंत्री होंगी उस स्टेट की। बीजू जनता दल के जो लीडर हैं नवीन पटनायक, वो इससे पहले 24 साल मुख्यमंत्री रहे उड़ीसा के, और अब जो है यहाँ पर बीजेपी की पार्टी जो है मेजॉरिटी लेकर आई और वहाँ पर उन्होंने सरकार बनाई। नेक्स्ट है टीडीपी चीफ चंद्रबाबू नायडू टेक्स ओथ एज आंध्र प्रदेश सीएम। तो यहाँ पर जो टीडीपी तेलुगु देशम पार्टी के चीफ हैं एन चंद्रबाबू नायडू, उन्होंने जो है यहाँ पर ओथ ली है एज आंध्र प्रदेश सीएम, और उन्होंने बहुत क्लियर कर दिया है कि अमरावती ही हमारी कैपिटल होगी। ठीक है, सेटिंग ए रिकॉर्ड फॉर द मोस्ट टर्म सर्व्ड एज द चीफ मिनिस्टर, चौथी बार बन रहे हैं। जन सेना पार्टी चीफ पवन कल्याण, जो कि फिल्म एक्टर भी हैं, 24 अदर एमएलएस फ्रॉम टीडीपी बीजेपी एंड एसपी फ्रॉम एज कैबिनेट मिनिस्टर्स। तो जन सेना पार्टी के जो हेड हैं उनको भी बनाया गया है मंत्री। ठीक है, सो इज अ प्रोमिनेंट इंडियन पॉलिटिशियन हु सर्व्ड एज द फर्स्ट चीफ मिनिस्टर बाइफरकेटेड। तो जब कह लीजिए आंध्र प्रदेश को आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में डिवाइड किया गया था, तो पहले मुख्यमंत्री जो बने थे वो एन चंद्रबाबू नायडू बने थे, उसके बाद जगनमोहन रेड्डी बने, फिर दोबारा से एन चंद्रबाबू नायडू जो है मुख्यमंत्री बन रहे हैं। पेमा खांडू जो हैं उन्होंने तीसरी बार अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री बन रहे हैं एंड टुक ओथ एज द चीफ मिनिस्टर फॉर द थर्ड कंसेक्यूटिव टर्म। ठीक है जी, ये आपका कहाँ पर हुआ, ईटानगर में ये ओथ हुई, और जिसमें कैबिनेट मिनिस्टर्स भी शामिल हुए। नेक्स्ट आपका आता है एनसीआरबी लॉन्चेस एनसीआरबी संकलन ऑफ क्रिमिनल लॉज एक्ट। देखिए 1 जुलाई से जो है नए क्रिमिनल लॉज आईपीसी, सीआरपीसी और इंडियन एविडेंस एक्ट, उसको बदलकर नए कानून आ गए हैं। अब उसको लेकर जो भी कह लीजिए जानकारी है स्टूडेंट्स के लिए, लॉयर्स के लिए, जुडिशरी के लिए, सबके लिए एक ऐप बनाई गई है। मतलब जैसे पहले फॉर एग्जांपल कि पहले इस पर्टिकुलर सेक्शन में ये पर्टिकुलर क्राइम था, अब नए लॉ में किस सेक्शन में ये पर्टिकुलर क्राइम आता है, तो वो जो सारी जानकारी यहाँ पर दी गई है। सो इस ऐप का नाम दिया गया है संकलन ऑफ क्रिमिनल मोबाइल ऐप। तो एनसीआरबी ने जो है इसको तैयार किया है। सो नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो हैज अ न्यू मोबाइल एप्लीकेशन कॉल्ड एनसीआरबी संकलन। संकलन मतलब कलेक्शन ऑफ क्रिमिनल लॉस कॉम्प्रिहेंसिव गाइड टू अपकमिंग लीगल रिफॉर्म्स, जो कि 1 जुलाई से लागू हो गए हैं। एंड इंडियन पीनल कोड, कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर, ठीक है, एंड इंडियन एविडेंस। और ये जो है सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, जनरल पब्लिक के लिए, लीगल प्रोफेशनल्स के लिए, सबके लिए है, डिटेल्ड कंपाइलेशन है और प्रॉपर इंडेक्स स्ट्रक्चर बनाया गया है ताकि आप इजीली उसको समझ सकें नए लॉज को। ठीक है, सेक्शन वाइज कंपैरिजन दिया गया है ओल्ड और न्यू लॉज का, यूजर्स को हेल्प होगा ताकि वो समझ पाएं कि पिछले कानून में पर्टिकुलर वो क्या सेक्शन था और अब क्या है सेक्शन। नेक्स्ट आता है असम लॉन्चेस मुख्यमंत्रीज निजुत मोयना स्कीम टू प्रमोट गर्ल्स एजुकेशन। ठीक है जी, तो गर्ल एजुकेशन को प्रमोट करने के लिए मुख्यमंत्री निजात दिलाना, मतलब जो है बैकवर्डनेस से, इन सारी चीज़ों से। सो चीफ मिनिस्टर हेमंत बिस्व शर्मा अनाउंस द स्कीम एम्ड एट प्रमोटिंग गर्ल एजुकेशन एड्रेसिंग द चाइल्ड मैरिज, खासकर गर्ल चाइल्ड मैरिज, अप्रूव्ड बाय द असम गवर्नमेंट कैबिनेट रिफ्लेक्टिंग इट्स कमिटमेंट टू सोशल वेलफेयर। ठीक है जी, नेक्स्ट आता है विशाखापट्टनम पोर्ट जो है ब्रेक्स इन टू द टॉप 20 रैंकिंग इन द वर्ल्ड बैंक्स कंटेनर पोर्ट परफॉर्मेंस इंडेक्स। ठीक है, कंटेनर पोर्ट परफॉर्मेंस इंडेक्स में विशाखापट्टनम पोर्ट, जो कि एक मेजर पोर्ट है आंध्र प्रदेश में, वो टॉप 20 में आ गया है। ठीक है जी, और खास बात इसमें ये है, स्टेट ओन्ड फैसिलिटी हैज अचीव्ड अ नोटेबल माइलस्टोन बाय सिक्योरिंग द 19th पोजीशन इन कंटेनर पोर्ट परफॉर्मेंस इंडेक्स। टॉप 20 की बात, 19th रैंक है। और ये किससे आगे है, मुंद्रा पोर्ट से, जो कि एक प्राइवेट पोर्ट है, उसका रैंक 27 है, विच इज़ ऑपरेटेड बाय अडानी पोर्ट्स एंड स्पेशल इकोनॉमिक जोन। क्योंकि बहुत समय से मुंद्रा पोर्ट काफ़ी अच्छा कर रहा था, विशाखापट्टनम पोर्ट ने उसको क्रॉस किया है, स्पेशली इन दिस पर्टिकुलर कैटेगरी कंटेनर पोर्ट परफॉर्मेंस इंडेक्स में। और ये जो इंडेक्स है डेवलप किया गया है वर्ल्ड बैंक एंड S&P ग्लोबल मार्केट इंटेलिजेंस के द्वारा। 405 ग्लोबल कंटेनर पोर्ट्स को इसमें रैंक किया गया है। चाइना का पोर्ट यंगशन पोर्ट इन चाइना सेक्योर्ड द टॉप स्पॉट फॉर द कंसेक्यूटिव ईयर, फॉलोड बाय ओमान पोर्ट। इसके अलावा अगर हम बात करें रीजनल रैंकिंग्स में, वेस्ट, सेंट्रल और साउथ एशिया में जो विशाखापट्टनम पोर्ट है उसको 18वां रैंक दिया गया है, विद मुंद्रा पोर्ट फॉलोइंग एट द 22nd। ये बात कर रहे हैं सेंट्रल, वेस्ट, सेंट्रल एंड साउथ एशिया की। ठीक है जी,
आगे चलते हैं, इकोनॉमिक न्यूज़ पर बात कर लेते हैं। आरबीआई इंक्रीजेज इट्स फोरकास्ट फॉर फाइनेंशियल ईयर 25 जीडीपी ग्रोथ रेट टू 7.2%। ठीक है, तो इस साल जो है, जो मतलब जो रीसेंट डाटा आया था मार्च तक का, वो 8% से ज़्यादा था, बट यहाँ पर अगले साल के लिए जो डाटा दिया गया है 7.2% दिया गया है। तो यहाँ पर कहा गया कि लाइक फर्स्ट क्वार्टर का, सेकेंड क्वार्टर का क्या टारगेट प्रीवियस फोरकास्ट से ज़्यादा है। ठीक है, प्रीवियस फोरकास्ट जो है 7% था, अब 7.2% कहा जा रहा है। आरबीआई ने जो रेपो रेट है वो सेम रखा है 6.5% पे। ठीक है, 6 मेंबर कमेटी है मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी में, जिसमें 4 लोगों ने सेम रखने की बात की, 2 ने चेंज करने की बात की, मेजॉरिटी से डिसीजन लिया जाता है। तो 6.5% पे ही रेपो रेट को मेंटेन किया गया है। रेपो रेट मोटा मोटा अगर आप समझे, जिस रेट पर आरबीआई से पैसा बैंक्स उठाते हैं, जिस रेट ऑफ इंटरेस्ट पे। ठीक है, इसके अलावा बैंक रेट, बहुत सारी चीज़ें और भी होती हैं। सिंपल भाषा में अभी के लिए इतना समझ लीजिए, जिसमें गवर्नमेंट सिक्योरिटीज को प्लेज किया जाता है आरबीआई के साथ, और आरबीआई पैसा देता है इस ब्याज दर पे। ओके, नेक्स्ट आता है फाइनेंशियल 25 जीडीपी ग्रोथ रेट, ये हमने डिस्कस किया। इन्फ्लेशन की जो बात की गई है वो कहा गया है फाइनेंशियल ईयर 25 सीपीआई इन्फ्लेशन प्रोजेक्टेड एट 4.5% विद क्वार्टरली ब्रेकडाउन, जो कि आरबीआई के कंफर्टेबल लिमिट के अंदर है। 4% की बात करता है आरबीआई, इन्फ्लेशन का टारगेट 4 ± 2%। तो ये आप इसको ऐसे समझ लो, 2 to 6% जो है इन्फ्लेशन होना चाहिए, ऐसा आरबीआई कहता है। मतलब इससे अगर नीचे जाएगा तो अलार्म बेल्स हैं, इसके ऊपर जाएगा तो अलार्म बेल्स हैं। ठीक है, तो इसके बीच में रहेगा, कंफर्टेबल लिमिट है, और बिल्कुल बेस्ट है 4%। इंडिया के कंटेक्स्ट में सारे देशों में ऐसा नहीं है कि स्टैंडर्ड फिगर है कि हर जगह 4% बेस्ट इन्फ्लेशन है। अगर आप डेवलप्ड इकोनॉमीज में जाएंगे तो वहां पर इन्फ्लेशन रेट आपको 0.5%, 1% ही भी मिलता है। तो ये डिपेंडिंग अपॉन द इकोनॉमी ये तय किया जाता है। accommodative stance maintained, RBI continues withdrawing monetary accommodation। मतलब उन्होंने कहा है कि उसी को मेंटेन रखेंगे हमने। ठीक है जी, मतलब अभी के लिए इन्फ्लेशन को कंट्रोल करना भी एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। एनएसओ ने प्रेडिक्ट किया है 8.2% ग्रोथ इन 23-24, और जो है मैन्युफैक्चरिंग एक बहुत स्ट्रॉन्ग एरिया हमारा चल रहा है। इसके अलावा इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन, ठीक है, इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन शोज ग्रोथ ऑफ 5% इन द फर्स्ट मंथ ऑफ फाइनेंशियल ईयर 24-25। अब सीधा सीधा सवाल आता है कि ये इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन क्या है। ठीक है जी, तो ये है आपका, ठीक है, इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन। ठीक है जी, इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन, इसमें देख सकते हैं आप माइनिंग, ठीक है, 14%, ठीक है, माइनिंग 14%, जो है आपका मैन्युफैक्चरिंग 77%, और इलेक्ट्रिसिटी लगभग 8%। ठीक है, टोटल 407 आइटम्स हैं इसमें, 100%। तो ये बेसिकली इंडस्ट्री की क्या प्रोडक्शन चल रही है उसके बारे में बताता है। ओके, सो ये डाटा हो गया आपका 5.4% फेब में ये था, एंड माइनिंग सेक्टर का डाटा दिया है। अगर हम कोर इंडस्ट्रीज की बात करें, कोर इंडस्ट्रीज की, अब कोर इंडस्ट्रीज में 8 सेक्टर आते हैं। ये आपका क्वेश्चन सीधा सीधा पूछा गया है। ठीक है, देयर आर 8 सेक्टर्स दैट आर कंसिडर्ड एज द कोर सेक्टर्स। इसमें इनका शेयर है 40%, 40.27%। मतलब इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन में 40% सिर्फ 8 सेक्टर है जिसको कोर इंडस्ट्रीज कहा जाता है। अब ये कोर इंडस्ट्रीज क्या क्या है ये एक बार देख लेते हैं। ये देखिए, ये है आपका कोल, क्रूड ऑयल, नेचुरल गैस, रिफाइनरी, फर्टिलाइजर, स्टील, सीमेंट, इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, तो इसकी एक ट्रिक मैंने एक बार बताई थी, CCC। ठीक है, तो ये 3C हो गया। ठीक है, ये 3C हो गया, और उसके बाद आपका SEFRN। ठीक है, फन रिपब्लिक सेन। ठीक है, फन रिपब्लिक सुष्मिता सेन, ऐसे याद रख सकते हो। ठीक है, सो SN सेन। तो ये क्या हो गया आपका, सो इससे फर्टिलाइजर्स, एंड देन द रिफाइनरी प्रोडक्ट्स। S से हो गया आपका स्टील, E से हो गया इलेक्ट्रिसिटी, और N से हो गया आपका नेचुरल गैस, और CC से कोल, क्रूड ऑयल एंड सीमेंट। तो ये आपके हो गए 8 के 8 सेक्टर। ठीक है जी, कुछ इस तरीके के आप अगर ट्रिक्स बनाएंगे तो याद रहेगा। मेन कुल मिला के यहाँ पर कहने की जो बात है कि कोर इंडस्ट्रीज बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहता है, इस पे बहुत ज़्यादा फोकस सरकार का रहता है।
ओके, द मेन और द की इंडस्ट्रीज कंस्टिट्यूट द कोर सेक्टर्स ऑफ एन इकोनॉमी। 8 सेक्टर्स इसमें आते हैं, कंसिडर द कोर सेक्टर्स। कंबाइंड स्कोर मैंने आपको बताया, 8 कोर सेक्टर्स कौन से हैं, CCC, ठीक है, CCC, और उसके बाद हो गया फन रिपब्लिक, और उसके बाद हो गया सेन, ठीक है जी। और ये आपका ऑफिस ऑफ इकोनॉमिक एडवाइजर, डिपार्टमेंट ऑफ प्रोडक्शन, इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड जो है इस पर्टिकुलर इंडेक्स को रिलीज करता है। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ऑफिस ऑफ इकोनॉमिक एडवाइजर, डिपार्टमेंट ऑफ प्रमोशन एंड इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के तहत आता है। अब ये जो इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन है, ये डाटा कौन रिलीज करता है, मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इंप्लीमेंटेशन। तो ये थोड़ा सा एक फैक्ट है जो आपको ध्यान में रखना है। वो कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द कोर इंडस्ट्रीज इन IIP, फर्स्ट स्टेटमेंट दे देगा, इसमें 8 सेक्टर आते हैं, इसका 40% आता है, इसमें ये सेक्टर आते हैं। चौथा स्टेटमेंट दे देगा, इसको रिलीज करता है, बताओ कितनी स्टेटमेंट सही है। तो इस तरीके के क्वेश्चन आपके इसमें पूछे जाते हैं। नेक्स्ट आता है आपका डिफेंस न्यूज। आर्मी लॉन्चेस इंटीग्रेटेड जनरेटर मॉनिटरिंग कंट्रोल सिस्टम, जिसका नाम है विद्युत रक्षक, ठीक है, विद्युत रक्षक जो है लॉन्च किया गया है। तो ये एक इस तरीके का एक कह लीजिए जनरेटर मॉनिटरिंग सिस्टम है, ठीक है। और ये जो है एज अ पार्ट ऑफ ईयर ऑफ टेक एब्जॉर्प्शन इनिशिएटिव, ये है क्या, ये बेसिकली इज एन इंटरनेट ऑफ थिंग्स, IoT डिवाइस। IoT को आप बेसिक समझ सकते हैं, जैसे आज के समय पर हम गूगल पे बोल के बात करते हैं कि हाँ जी इस चीज़ के बारे में बता दो, इस, ठीक है, जैसे गूगल की ऐड भी आती है, तो एक बेसिक एग्जांपल है। या अमेजन का एलेक्सा है, एलेक्सा प्ले दिस म्यूजिक, प्ले दिस सॉन्ग, तो वो क्या है, दैट इज इंटरनेट ऑफ थिंग्स, एक सिंपल एग्जांपल। और इनेबल्ड इंटीग्रेटेड जनरेटर मॉनिटरिंग प्रोटेक्शन एंड कंट्रोल सिस्टम। अब ये इंटरनेट ऑफ थिंग क्या है, इट इज अ नेटवर्क ऑफ इंटररिलेटेड डिवाइसेस जो कनेक्ट करता है, डाटा को एक्सचेंज करता है विद अदर IoT डिवाइसेस, और जो भी कह लीजिए इंफॉर्मेशन है वो आपको प्रोवाइड करेगा, ठीक है। तो वो आपको बताएगा जो भी नेसेसरी चीजें वहां पर चाहिए। तो जनरेटर मॉनिटरिंग, प्रोटेक्शन और कंट्रोल सिस्टम को देखेगा। ये इनोवेशन एप्लीकेबल है जितने भी एग्जिस्टिंग जनरेटर्स हैं उनमें काम आएगा विद इंडियन आर्मी, इररिस्पेक्टिव वो कब बने हैं, उनकी टाइप क्या है, ठीक है, विंटेज। अपार्ट फ्रॉम द मॉनिटरिंग जनरेटर पैरामीटर्स, ये फॉल्ट को प्रिडिक्ट करने में भी हेल्प करेगा, बता देगा कि ये फॉल्ट है इसमें। प्रिवेंशन एंड ऑटोमेट्स द मैनुअल ऑपरेशन, तो ये बहुत सारी चीजें टेक्नोलॉजिकल हो जाएंगी, मैनुअल से टेक्नोलॉजी की तरफ हम शिफ्ट करेंगे। विद्युत रक्षक, विद्युत मतलब बिजली, ठीक है, विद्युत रक्षक। ओके, नेक्स्ट है आपका जापान इंडिया मैरीटाइम एक्सरसाइज, जिमेक्स। सो जापान इंडिया मैरीटाइम एक्सरसाइज, जापान इंडिया मैरीटाइम एक्सरसाइज 24 किक्स ऑफ इन योकोसुका, ठीक है, योकोसुका दैट इज इन जापान। सो 8th एडिशन हुआ, ठीक है, जापान में। और एक्सरसाइज इंक्लूड्स पार्टिसिपेशन फ्रॉम इंडियन नेवी, इंडिजिनियसली बिल्ट स्टेल्थ फ्रिगेट INS शिवालिक, और यहाँ पर जापान की फोर्सेस ने भी पार्टिसिपेट किया। 2012 से ये एक्सरसाइज हो रही है, और ऑल्टरनेट्स बिटवीन जापान एंड इंडिया, ठीक है जी। एक बार जापान में होता है, फिर इंडिया में होता है। नेक्स्ट आपका रशिया और बेलारूस ने एक टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन ड्रिल की, और अमिड द टेंशंस विद द वेस्ट। देखिए, बेलारूस के अगर बारे में बात करें तो बेलारूस एक देश है, बिल्कुल रशिया का बॉर्डर है, USSR का पार्ट हुआ करता था। ये बिल्कुल प्रो रशिया है, ठीक है। मतलब आप मान के चलिए कि जब यहाँ पर जो रशिया में वागनर ग्रुप का जो चीफ था, जब उसने विद्रोह किया था, तो उसको भी जो है कहाँ पे रखा गया था, बेलारूस में ही रखा गया था। इसके जो हेड हैं, मतलब कह लीजिए जो प्रेसिडेंट हैं बेलारूस के, वो लुकाशेंको हैं, जो कि पुतिन के बहुत खास हैं। तो यहाँ पर दोनों ने मिलकर जो है न्यूक्लियर टेस्ट का ड्रिल्स किया है। सो हैव स्टार्टेड सेकंड स्टेज ऑफ जॉइंट ड्रिल्स फोकस ऑन टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन्स। द ड्रिल एम्स टू बॉल्स्टर रेडीनेस एंड डेटर वेस्टर्न सपोर्ट फॉर यूक्रेन। मतलब सीधा सीधा रशिया बताना चाहता है, मैसेज देना चाहता है कि हम अकेले नहीं हैं, हमारे साथ कई देश हैं जो हमारा साथ दे रहे हैं। मॉस्को इनिशिएटेड दोज एक्सरसाइज इन रिस्पॉन्स टू परसीव्ड प्रोवोकेशंस फ्रॉम द वेस्टर्न ऑफिशियल्स। और ये अनाउंस किया गया है इन एक्सरसाइजेस को क्योंकि फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन ने कह लीजिए कमेंट दिया। उन्होंने कहा कि हम पोटेंशियली डिप्लॉय कर सकते हैं नाटो ट्रूप्स को यूक्रेन में, ठीक है, और वेस्टर्न सप्लाइड वेपन्स भी वो यूज कर सकते हैं रशिया के अगेंस्ट। तो सीधा सीधा मतलब धमकी दी गई, और रशिया ने उसका रिटेलिएट करने की कोशिश करी है, मतलब बताने की कि हम रशिया और बेलारूस भी जॉइंट ड्रिल्स करेंगे न्यूक्लियर वेपन्स को लेकर। लॉन्च ऑफ LSAM-13 दैट इज यार्ड 81
5th barge of 8x मिसाइल कम एम्यूनिशन बार्ज प्रोजेक्ट। देखिए बार्ज बेसिकली एक शिप है, फ्लैट शिप जो है वो कहा जाता है। सो मिसाइल कम एम्यूनिशन बार्ज, ठीक है, जिसका नाम है LSAM-13, ठीक है, LSAM-13। ये 5th बार्ज होगा 8 इंटू मिसाइल कम एम्यूनिशन बार्ज का, जो कि प्रोजेक्ट है इंडियन नेवी का, बिल्ड बाय MSME दैट इज शिपयार्ड सीकॉन इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड, एक कंपनी के द्वारा, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के द्वारा। लॉन्च टुक प्लेस एट विनायक मरीन पेट्रो लिमिटेड। और इसके अलावा ये जो सेरेमनी है ये हेड करी कमांडर मनीष विक ने। आगे चलते हैं पर्सनल न्यूज। तो सबसे पहले आता है रामोजी फिल्म सिटी फाउंडर रामोजी राव पासेस अवे एट 87। बहुत फेमस पर्सनालिटी रहे हैं। मीडिया, हॉस्पिटैलिटी, फाइनेंस, फूड, रिटेल, इन सब में जो है इनका बिजनेस रहा है। रोज टू बिकम अ मीडिया मोगल, मोस्ट वाइडली रेड तेलुगु डेली, सो फाउंडेड एनाडू। और ETV बहुत फेमस जो कह लीजिए न्यू चैनल जो है, वन ऑफ द फर्स्ट तेलुगु सैटेलाइट नेटवर्क्स, ऑनर्ड विद पद्म विभूषण, इंडियाज सेकेंड हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड इन 2016 जो है इनको अवार्ड दिया गया था। बिल गेट्स ने एक बुक लिखी है अनवील्स सोर्स कोड, अ मेमोयर रिवील्स हिज रिमार्केबल जर्नी। बेसिकली अपने बचपन के बारे में उन्होंने इस में लिखा है बिल गेट्स ने, सेट टू रिलीज अ मेमोयर नेक्स्ट ईयर, दो इट मे नॉट डेल्व इनटू ऑल द बिहाइंड द सीन्स डिटेल्स ऑफ माइक्रोसॉफ्ट। तो बचपन के बारे में, बिगनिंग्स फ्रॉम जर्नी फ्रॉम चाइल्डहुड टू द फाउंडिंग ऑफ द माइक्रोसॉफ्ट इन 1975। नेक्स्ट आता है आपका विलियम एंडर्स, अपोलो 8 एस्ट्रोनॉट हु टुक अर्थ राइज फोटो। अर्थ राइज फोटो, मैं आपकी फोटो भी दिखाऊंगा, फ्रॉम द स्पेस किल्ड इन प्लेन क्रैश। सो ये जो फोटो है उस समय की बहुत फेमस फोटो मानी जाती है। ये मून से ली गई फोटो है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं बहुत हिस्टोरिक फोटो मानी जाती है। हु कैप्चर्ड द वंस आइकॉनिक अर्थ राइज फोटो एंड प्लेन क्रैश में वाशिंगटन में इनका जो है देहांत हो गया है। वन ऑफ द फर्स्ट 3 ह्यूमंस टू ऑर्बिट द मून। ओके, लेफ्टिनेंट जनरल उपेंद्र द्विवेदी जो है नेक्स्ट आर्मी चीफ बन गए हैं, ठीक है जी। उन्होंने कार्यभार संभाल लिया। जब हम ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं तो उन्होंने कार्यभार भी संभाल लिया है। तो जनरल जो है उपेंद्र द्विवेदी हो गए हैं। सो सक्सीड जनरल मनोज पांडे हु डिमिट्स ऑफिस ऑन द सेम डेट, दैट इज 30th June, and he has nearly 40 years of experience including the Director General Infantry and Northern Command Chief जो है वो रहे हैं। इसके बाद जो है सरोद मास्टरी और राजीव तारानाथ पासेज अवे एट 91। इनके जो गुरु थे वो थे अली अकबर खान एंड गेन्ड इंटरनेशनल रिप्यूट फॉर हिज परफॉर्मेंस। तारानाथ कंपोज म्यूजिक फॉर एक्लेम्ड कन्नड़ फिल्म्स लाइक संस्कार, कंचन, सीता, कडावू। ही सर्व्ड एज द हेड ऑफ इंडियन म्यूजिकल प्रोग्राम एट द वर्ल्ड म्यूजिक डिपार्टमेंट ऑफ कैलिफोर्निया इंस्टीट्यूट ऑफ आर्ट्स। और इसके अलावा इनको पद्मश्री अवार्ड भी दिया गया था 2019 में। अवार्ड्स एंड ऑनर्स की बात करें तो यहाँ पर वेलियान सुबिया नेम्ड EY वर्ल्ड एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर 2024, ये इनको अवार्ड दिया गया है। ही इज द एग्जीक्यूटिव चेयरपर्सन ऑफ ट्यूब इन्वेस्टमेंट्स ऑफ इंडिया एंड चेयरपर्सन ऑफ चोलामंडलम इन्वेस्टमेंट एंड फाइनेंस कंपनी। इनको EY वर्ल्ड एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर अवार्ड दिया गया है। चौथी बार ऐसा हो रहा है एंड एन इंडियन एंटरप्रेन्योर हैज वॉन दिस ग्लोबल टाइटल। हिज विजनरी लीडरशिप एंड ट्रांसफॉर्मेटिव स्ट्रेटजीज हैव प्रोपेल्ड TII एंड चोला टू अनप्रेसिडेंटेड सक्सेस। ठीक है, तो एग्जीक्यूटिव चेयरपर्सन है ट्यूब इन्वेस्टमेंट्स ऑफ इंडिया एंड चेयरपर्सन ऑफ चोलामंडलम इन्वेस्टमेंट एंड फाइनेंस कंपनी लिमिटेड। नेक्स्ट चलते हैं हमारा स्पोर्ट्स न्यूज पर। तो सबसे पहली न्यूज है पूजा तोमर बिकम्स फर्स्ट इंडियन टू विन UFC बाउट। ये UFC क्या है ये देख लेते हैं। सो पूजा तोमर एन इंडियन स्ट्रॉ वेट फाइटर डिफीटेड ब्राजील्स प्लेयर, और यहां पर दिस विक्ट्री मेड तोमर द फर्स्ट इंडियन फाइटर एवर टू विन द बाउट एट UFC। सो अल्टीमेट फाइटिंग चैंपियनशिप ये आपकी शुरुआत हुई थी नवंबर 1993 में। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? लास वेगस, यूनाइटेड स्टेट्स में। और यहाँ पर जो है पहली भारतीय हो गई हैं पूजा तोमर, ठीक है, जिन्होंने UFC में जो है कह लीजिए मैच जीता है। मैग्नस कार्लसन, जू वेंजुन विन द नॉर्वे चेस टाइटल्स। तो यहाँ पर मैग्नस कार्लसन जो कि वर्ल्ड के नंबर 1 प्लेयर माने जाते हैं एंड उन्होंने ये इसको जीता है। और महिलाओं में जू वेंजुन ने ये जो है नॉर्वे चेस टाइटल जो है जीता है।
सो मैग्नेस कार्लसन डिफीटेड फेबियन कैरुना यूएसए का, और हिकारा नोकोमुरा लॉस टू आर प्रगनंदा इंडिया इन आर्मेगेडन। ठीक है, तो यहाँ पर बट इंडियन वुमेन्स फाइनल राउंड में अगर हम बात करें तो आर वैशाली लॉस टू पिया क्रैम्बलिंग स्वीडन इन आर्मेगेडन एंड कोनेरू हम्पी लॉस टू दिस। तो यहाँ पर मैग्नस कार्लसन ने जीता है और जू वेंजुन ने। नेक्स्ट आपका कार्लोस अल्कराज और ईगा स्वाइतिक ने जीता है 2024 फ्रेंच ओपन टेनिस सिंगल्स टाइटल। तो सबसे पहले ऑस्ट्रेलियन ओपन होता है, फिर फ्रेंच, फिर अब विमल्डन होगा, उसके बाद आखिर में यूएस ओपन होता है। 4 जो है ग्रैंड स्लैम्स होते हैं। तो इसमें आप देख सकते हैं कार्लोस अल्कराज ने स्पेन के डिफीट्स अलेक्जेंडर ज़वेरेव विनर्स ट्रॉफी, और उसके बाद वुमेन्स सिंगल जीता है ईगा स्वाइतिक ने, डिफीट्स जैस्मिन पालोनी ऑफ इटली। तो ये जो सिंगल्स टाइटल हैं ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, उसके अलावा मेंस डबल और वुमेन्स डबल जस्ट हैव अ लुक, ठीक है, एक बार देख लीजिए, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। मैट पेविक क्रोशिया मार्सिलो अरेवेलो डिफीट एंड्रिया वावासोरी सिमोन बोलेली। ठीक है, वुमेन्स डबल और मिक्स डबल, अगर इनमें कोई इंडियन होता तो डेफिनेटली आपका एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के लिए इंपॉर्टेंट हो जाता, बट नो सच इंडियन हैव लाइक वॉन द मेंस डबल, वुमेन्स डबल या मिक्स डबल में है। सरफेस जो है क्ले कोर्ट था। ठीक है जी, फ्रेंच ओपन क्ले कोर्ट में होता है, वेरी फेमस। एंड ग्रैंड स्लैम रैंकिंग जो है सेकंड आफ्टर ऑस्ट्रेलियन ओपन, मैंने आपको बताया। उसके बाद विमल्डन होगा और उसके बाद यूएस ओपन होगा। विमल्डन कहाँ पर होगा? आपका यूके में। नेक्स्ट आपका इंडियाज सुमित नागल क्लिंचेस हेलब्राउन नेकर कप चैलेंजर इन जर्मनी। तो यहाँ पर इंडिया के टेनिस प्लेयर सुमित नागल ने डिफीट किया है अलेक्जेंडर ऑफ स्विट्जरलैंड टू विन द हेलब्रॉन नेकर कप चैलेंजर इन जर्मनी। बहुत इंपॉर्टेंट 6 ATP चैलेंजर टाइटल फॉर नागल, और वर्चुअली क्वालिफाइज हिम फॉर द पेरिस ओलंपिक्स। तो पेरिस ओलंपिक्स के लिए जो है ये क्वालिफाई हो गए हैं। करियर हाई रैंकिंग ऑफ 77 सुमित नागल। इंपॉर्टेंट है, सीधा सीधा मैच द फॉलोइंग, और खासकर जो वनडे एग्जाम्स हैं लाइक एफकेट एग्जामिनेशन के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट आता है मैक्स वर्स्टेपन डोमिनेट्स द कैनेडियन ग्रैंड प्रिक्स फॉर द 3rd कंसेक्यूटिव ईयर। तो यहाँ पर मैक्स वर्स्टेपन का कब्जा जो है चल रहा है। ठीक है जी, कैनेडियन ग्रैंड प्रिक्स को तीसरी बार लगातार इन्होंने जीत लिया है। रेडबुल से खेलते हैं की तरफ से खेलते हैं कैनेडियन ग्रैंड प्रिक्स, और तीसरा लगातार जो है इनका टूर्नामेंट है। इंडिया नेम्ड होस्ट फॉर 2025 इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन हॉकी मेंस जूनियर वर्ल्ड कप। तो जूनियर वर्ल्ड कप 2025 में भारत में होने जा रहा है। भारत जो है उसकी मेज़बानी करने जा रहा है। जूनियर हॉकी वर्ल्ड कप में जो अपर एज लिमिट है वो है 21 साल। ठीक है जी, 21 साल है। और इंडिया विल होस्ट 2025 इंटरनेशनल हॉकी मेंस जूनियर कप इन December 2025 अनाउंस्ड बाय इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन। तो ये आप यहाँ पर देख सकते हैं। इट विल बी द 4th टाइम इंडिया विल बी होस्टिंग द टूर्नामेंट सिंस 2013, एम्फेसाइजिंग इट्स प्रोमिनेंट पोजीशन इन द ग्लोबल हॉकी। तो आप ये सीधा सीधा देख सकते हैं कि इंडिया की कहीं ना कहीं डोमिनेंट पोजीशन को शो करता है। ठीक है जी, द इवेंट विल फीचर एन एक्सपेंडेड रोस्टर ऑफ 24 टीम्स for the first time aligning with the International Hockey Federations to enhance diversity and engagement in the sports। तो आप देख सकते हैं कि हॉकी भी क्रिकेट की तरह ही है, कहीं ना कहीं कुछ देशों के बाहर जो है बहुत ज़्यादा नहीं खेला जाता है। ठीक है, मतलब सबसे ज़्यादा खेला जाने वाला स्पोर्ट्स इज फुटबॉल। तो कहीं ना कहीं हॉकी भी ये चाहता है कि इसका प्रचार प्रसार हो। नेक्स्ट आपका श्रुति वोरा फर्स्ट इंडियन टू विन 3-star GP इन ड्रेसेज क्लोजेस ऑन इन पेरिस ग्रीन। पेरिस ओलंपिक्स के लिए क्वालिफाई हो गई हैं। श्रुति वोरा राइडिंग मैग्नानिमस बिकेम द फर्स्ट इंडियन राइडर टू विन अ 3-star ग्रैंड प्रिक्स इवेंट इन इक्वेस्ट्रियन। तो ये जो इवेंट है ये कहाँ पर हुआ? स्लोवेनिया, यूरोप में, और यहाँ पर जो है वो क्वालिफाई कर गई हैं पेरिस ओलंपिक्स के लिए। नेक्स्ट आपका आर अश्विन ने अपनी कह लीजिए अपने बारे में लिखा है ऑटोबायोग्राफी, आई हैव द स्ट्रीट्स अ कुट्टी क्रिकेट स्टोरी। ठीक है जी, कुट्टी क्रिकेट स्टोरी, आर अश्विन। सो ऑटोबायोग्राफी है, और उन्होंने इसके साथ को ऑथर्ड विद द एक्लेम्ड राइटर सिद्धार्थ मोंगा, और बुक जो एक्सप्लोर करेगी अश्विन के अर्ली लाइफ के बारे में और उनकी जर्नी बिफोर हिज प्रोफेशनल क्रिकेट करियर। ठीक है जी, तो यहाँ पर
कहा जा रहा है कि ये क्रिकेट फैंस के लिए एक बुक है विच दे वुड लाइक टू रीड। साइंस एंड टेक की बात करें तो इसरो एंड CNES कोलैबोरेट टू ट्रैक अर्थ टेम्परेचर। तो ये CNES क्या है? इसरो इज इंडियन स्पेस रिसर्च प्रोग्राम ऑर्गेनाइजेशन। सो इसरो का तृष्णा मिशन है, ज्वाइंट प्रोजेक्ट विद फ्रेंच स्पेस एजेंसी। तो यहां पर जो तृष्णा की फुल फॉर्म है थर्मल इंफ्रारेड इमेजिंग सैटेलाइट फॉर हाई रेजोल्यूशन नेचुरल रिसोर्स असेसमेंट मिशन। ठीक है, तो इसको नाम दिया गया है तृष्णा मिशन। सीधा सीधा क्वेश्चन बनता है, तृष्णा मिशन किस ऑर्गेनाइजेशन का है? इसमें करना क्या है? धरती के सरफेस टेम्परेचर को मेजर करना है और इससे मदद क्या मिलेगी? इससे आपको क्लाइमेट चेंज मिटिगेशन में मदद मिलेगी। किस जगह का टेम्परेचर कितना बढ़ रहा है, किस रफ्तार से बढ़ रहा है, ये सारी चीज़ें हमें जो है इससे पता लग पाएंगी। सपोर्ट प्रोग्राम्स लाइक ग्लोबल वाटर वॉच, यूनाइटेड नेशंस के सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, सतत विकास लक्ष्य, और जियो ग्लैम फॉर एग्रीकल्चर। मिशन लाइफ है 5 साल, और हाई रेजोल्यूशन मॉनिटरिंग ऑफ अर्थ टेम्परेचर और उसके बारे में कितनी एमिशंस हो रही हैं, ये सारी जानकारी मिल पाएगी। नेक्स्ट है आपका पेरू एंड स्लोवाकिया साइन द आर्टेमिस अकॉर्ड्स फॉर पीसफुल मून एक्सप्लोरेशन। बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़, ठीक है जी, ये मेरी तरफ से आप इसको मार्क कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ है, क्योंकि पेरू और स्लोवाकिया जो है आर्टेमिस अकॉर्ड्स मिशन को साइन कर दिया है। ये आर्टेमिस अकॉर्ड मिशन जो है यूएस के द्वारा शुरुआत की गई थी, इसमें देख लेते हैं। सो एट नासाज वाशिंगटन हेडक्वार्टर्स पेरू साइन फर्स्ट, बिकमिंग द 41st कंट्री। स्लोवाकिया ने 42nd कंट्री बन गई है। यूएस लेड एग्रीमेंट है जिसमें कहा गया है कि स्पेस का सेफ यूज होगा। आउटर स्पेस ट्रीटी साइन की गई थी वे बैक इन 1967, उसी को कंटिन्यूएशन में है। ये कहा गया है कि किसी भी तरीके का वेपनाइजेशन नहीं किया जाएगा स्पेस का, स्पेस को सिर्फ पीसफुल पर्पसेस के लिए यूज किया जाएगा। ठीक है, सो आर्टेमिस अकॉर्ड्स वर एस्टैब्लिश्ड इन 2020 बाय द यूएस स्टेट डिपार्टमेंट एंड नासा विद 7 अदर फाउंडिंग मेंबर्स। उसके बाद जो है इसमें बहुत सारे देश इसका हिस्सा बन रहे हैं, जैसा कि हम बात कर रहे हैं पेरू और स्लोवाकिया की। 42 मेंबर्स इसमें हो चुके हैं। सेट कॉमन प्रिंसिपल फॉर द peaceful exploration and use of outer space including the moons, Mars, comets, asteroids। मतलब कुल मिला के जो भी कह लीजिए खगोलीय पिंड हैं, ठीक है, सेलेस्टियल बॉडीज हैं, उनका किसी भी तरीके से यूज जो है वो मिलिट्री पर्पसेस के लिए नहीं किया जाएगा। द बिल्ड ऑन द फाउंडेशन ऑफ आउटर स्पेस ट्रीटी ऑफ 1967। नेक्स्ट है इसरो ने शेयर किया है पिक्स ऑफ सन्स डायनेमिक एक्टिविटीज कैप्चर्ड फ्रॉम आदित्य L1। ठीक है जी, आदित्य L1 जो है एक मिशन भेजा गया था टू स्टडी द सन। ठीक है, सो कैप्चर्ड बाय आदित्य L1 ड्यूरिंग अ जियोमैग्नेटिक स्टॉर्म। इमेजेस जो कैप्चर की गई हैं इसके द्वारा सोलर अल्ट्रावायलेट इमेजिंग टेलीस्कोप। ठीक है, कैप्चर्ड बाय मतलब किसने कैप्चर की हैं? विजिबल एमिशन लाइन कोरोनोग्राफ और अदर पेलोड्स ऑन बोर्ड द आदित्य L1। ये सीधा सीधा इंपॉर्टेंट है। सूट, VELC, कौन कौन से पेलोड हैं वहां पर, ये पूछा जा सकता है। मेजर जो मैग्नेटिक स्टॉर्म आया बाय द इरप्शंस फ्रॉम एक्टिव रीजन। देखिए यहाँ पर अगर आप सन को देखेंगे तो सन में कई सारे सन स्पॉट्स मिलते हैं, सोलर फ्लेयर्स मिलते हैं। सोलर फ्लेयर्स बेसिकली जब बहुत ज़्यादा एनर्जी एमिट होती है सन से, उसको सोलर फ्लेयर्स कहा जाता है। उसी की वजह से हम नदरन पोल के पास में या नदरन हेमिस्फीयर में और सदर्न हेमिस्फीयर में, नॉर्थ और साउथ पोल के पास में एक बहुत बेहतरीन लाइट शो को देखते हैं। ठीक है, जिसको अरोराज कहा जाता है। ठीक है, अरोरा बोरियोलिस, अरोरा ऑस्ट्रेलिस के नाम से। नदरन हेमिस्फीयर में अरोरा बोरियोलिस कहा जाता है, सदर्न हेमिस्फीयर में अरोरा ऑस्ट्रेलिस कहा जाता है उसको। ठीक है जी, इरप्शंस इंक्लूडेड X क्लास, M क्लास फ्लेयर्स विद कोरोनल मास इजेक्शंस। ठीक है, कोरोनल मास इजेक्शन एक लेयर है जिसको कोरोना कहा जाता है। ठीक है जी, सन में शो मैग्नेटिकली एक्टिव रीजन्स विद लार्ज सोलर फ्लेयर्स। इसके अलावा आप सन स्पॉट्स को डिपिक्ट कर सकते हैं यहाँ पर। इफ यू विल सी दिस, देखो यहाँ पर आप कुछ सर्टन रीजन्स को देख सकते हैं। वो रीजन्स आपको स्पेसिफिकली जो है कह लीजिए ब्राइटर रीजन्स मिल रहे हैं। कुछ आपको यहाँ पर स्पॉट्स भी मिलते हैं, अगर इफ यू कैन सी ओवर हियर। ठीक है, यहाँ पर आपको कुछ डार्क स्पॉट्स भी देखने को मिल रहे हैं। उम्ब्रा, पेनुम्ब्रा एंड प्लेजिस। ये प्लेजिस बेसिकली ये जो ब्राइट स्पॉट्स हैं इनको कहा जाता है। ठीक है, उम्ब्रा और पेनम्ब्रा क्या होता है? उम्ब्रा होता है कंप्लीट डार्कनेस और पेनुम्ब्रा पार्शियल डार्कनेस।
ठीक है। सो इससे होगा क्या, इसके बेनिफिट क्या है इस इमेजेस का, ये एस्ट्रोफिजिस्ट जो हैं उस सोलर फ्लेयर्स को स्टडी करेंगे, एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन को स्टडी करेंगे, सन स्पॉट्स को स्टडी करेंगे, यूवी रेडिएशंस को स्टडी करेंगे। तो कुल मिला के सन के बारे में हमारी जो जानकारी है वो बेहतर होगी, ये इसका मिशन है। ठीक है जी। 2 सितंबर 2023 को लॉन्च किया गया था, डिजाइन्ड एंड बिल्ट बाय यूआर राव सैटेलाइट सेंटर, पार्टिसिपेशन फ्रॉम अदर वेरियस इसरो सेंटर्स। ठीक है जी। नेक्स्ट आपका नोकिया सीईओ पैका मेक्स वर्ल्ड्स फर्स्ट इमर्सिव फोन कॉल। तो यहाँ पर एक बड़ा इंटरेस्टिंग है, नोकिया जो है अब धीरे धीरे अपनी टेक्नोलॉजी को इम्प्रूव कर रहा है। नोकिया एक समय पर, ठीक है, इफ़ यू हैव बीन अ 90s या 80s बॉर्न, ठीक है, तो आपने डेफिनेटली नोकिया यूज़ किया होगा। बट देखते देखते जो नोकिया की डोमिनेंस थी मार्केट में, जो कहा जाता था 70-80% के मोबाइल फ़ोन, 70-80% मोबाइल फ़ोन मार्केट में नोकिया है, वो ख़त्म हो गया। अब नोकिया कहीं ना कहीं अपने आप को री इन्वेंट करने की कोशिश कर रहा है। तो यहाँ पर जो है उन्होंने कहा है कि एक इमर्सिव ऑडियो वीडियो 3D साउंड जो है एक लेकर आएंगे, जैसा कि कोई व्यक्ति आपके सामने बैठा हुआ है। जनरली क्या होता है कि जो भी हम कॉल करते हैं, ऑडियो या वीडियो कॉल करते हैं, वो एक फ्लैट, बेसिकली क्या होता है कि जो आपका कह लीजिए वॉइस है वो सिग्नल्स के थ्रू पहुंचता है, फ्लैट कंप्रेस्ड ऑडियो विद द स्पेशल साउंड। ठीक है, फ्लैट साउंड की तरह आपको मिलता है, मेकिंग इट फील लाइक यू आर इन द सेम रूम। तो ये जो है रिप्लेस करेगा उस फ्लैट साउंड को। कॉल पार्टिसिपेंट्स, तो यहाँ पर जो नोकिया के सीईओ थे और फिनिश एम्बेसडर फॉर डिजिटलाइजेशन, उन्होंने इस कॉल में पार्टिसिपेट किया। रेगुलर स्मार्टफोन्स के थ्रू आप इस जो नॉर्मल आपका 5G नेटवर्क है उसके थ्रू ये कॉल आप कर पाएंगे। लेवरेजेस एग्जिस्टिंग डुअल माइक्रोफोन्स इन मोस्ट स्मार्टफोन्स, अपकमिंग 5G एडवांस स्टैंडर्ड है, वाइड स्प्रेड अडॉप्शन। फ्यूचर में अब जो नोकिया है इस टेक्नोलॉजी को लाइसेंस कराने की कोशिश कर रहा है ताकि कुछ सालों तक वो इस टेक्नोलॉजी का यूज़ कर सके। तो कुल मिला के जो ऑडियो वीडियो कॉल है, मतलब देखिए ये अपने आप में बहुत बड़ी बात थी जब वीडियो कॉल शुरू हुआ था। आई स्टिल रिमेंबर पीपल वर इन ऑ कि ऐसा कैसे हो सकता है कि एक व्यक्ति बहुत दूर बैठा है, उसको हम देख सकते हैं, बातचीत कर सकते हैं, ठीक है, वीडियो कॉल घर में बैठ के कहीं पे भी दुनिया में। सो उसके बाद जो है अब ये एक्सपीरियंस किया मतलब कोशिश की जा रही है जो इस टेक्नोलॉजी के थ्रू कि वो व्यक्ति आपको इस तरीके से लगेगा बिल्कुल आपके सामने बैठा हुआ है, वैसा ही साउंड करेगा। ठीक है, फ्लैट साउंड नहीं आएगा, जो है उसकी जगह आपको जो है साउंड रिप्लेसेस फ्लैट कंप्रेस्ड ऑडियो विद द स्पेशल साउंड। ठीक है, तो ये खास जो है यहां पर होने वाला है। 3 craters on Mars named for physicist देवेंद्र लाल, टाउन्स इन यूपी एंड बिहार। तो यहाँ पर जो क्रेटर्स हैं, जो कह लीजिए खड्डे जो हैं मार्स पर, उनका नाम जो है यहाँ पर रखा गया है अहमदाबाद के बहुत रिनोन्ड साइंटिस्ट फिजिसिस्ट जो है उनके नाम से। सो उनका नाम है यहाँ पर देवेंद्र लाल, तो क्रेटर का नाम रखा गया है लाल। सो नेम्ड आफ्टर द लेट प्रोफेसर देवेंद्र लाल, अ लेजेंडरी कॉस्मिक रे फिजिसिस्ट फ्रॉम वाराणसी। उसके अलावा मुर्सन एक टाउन का नाम है, ठीक है जी, हाथरस डिस्ट्रिक्ट में, उत्तर प्रदेश में। एनीवन फ्रॉम मुर्सन प्लीज गिव मी अ थम्स अप। एंड उसके अलावा हिल्सा, ठीक है, हिल्सा इज नेम्ड आफ्टर हिल्सा टाउन इन नालंदा डिस्ट्रिक्ट। हिल्सा एक किसी और चीज का नाम भी है, कमेंट सेक्शन बॉक्स में लिखना इफ यू नो, ठीक है, प्लीज गिव मी, आई रियली वांट टू नो एनीवन हु नोज दिस थिंग। ठीक है, तो हिल्सा एक कह लीजिए अगेन फर्दर टाउन का नाम है नालंदा डिस्ट्रिक्ट में, और जो मुर्सन है वो हाथरस में, यूपी में। सो दीज नेम्स रिफ्लेक्ट द मार्स वेट पास्ट एज सजेस्टेड बाय द न्यू डिस्कवरीज। तो ये अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो ये क्रेटर्स का नाम भारत के एक प्रोफेसर और 2 इंपॉर्टेंट टाउन्स के नाम से रखा गया है। चलिए अब बात कर लेते हैं लिस्ट ऑफ इंपॉर्टेंट डेज एंड डेट्स। तो पहला है इंटरनेशनल डे ऑफ प्ले 2024, 11 जून। बहुत इंपॉर्टेंट है कि खेलना कूदना बच्चे की लाइफ में कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, उसके बारे में ये डे मनाया जाता है। डे टू टुक प्लेस ऑन दिस, रिकग्नाइज द राइट टू प्ले फॉर ऑल चिल्ड्रन अंडर 18। खैर उससे ऊपर भी खेलना कूदना इंपॉर्टेंट है, प्रमोट देयर इंपॉर्टेंस ऑफ प्ले फॉर चिल्ड्रंस डेवलपमेंट एंड वेलबींग। और ये एफर्ट्स को इनकरेज करता है टू इंश्योर ऑल चिल्ड्रन हैव एक्सेस टू प्ले अपॉर्चुनिटीज। ठीक है, उनके पास अपॉर्चुनिटीज हो खेलने कूदने की।
नेक्स्ट आता है वर्ल्ड डे अगेंस्ट चाइल्ड लेबर 2024 12 जून। तो यहाँ पर वर्ल्ड डे अगेंस्ट चाइल्ड लेबर 12 जून जो है ये बनाया जाता है। तो आप इसको इस तरीके से कॉन्टिन्यूएशन में भी याद कर सकते हैं कि पहले खेलकूद है, पर खेलकूद के लिए क्या करना पड़ेगा। खेलकूद के लिए बहुत सारे बच्चे हैं जो चाइल्ड लेबर में फंसे हुए हैं, जो खेलकूद नहीं पा रहे हैं, तो उनको बाहर लाना पड़ेगा। खेलने कूदने के मतलब ये कहा गया कि खेलने कूदने के लिए एक दिन बनाने से कुछ नहीं होगा, बहुत सारे बच्चे तो चाइल्ड लेबर में फंसे हुए हैं, ठीक है, तो उनको बाहर निकालना है। सो वर्ल्ड डे अगेंस्ट चाइल्ड लेबर हैपन्स एनुअली ऑन 12 जून और ये स्टैब्लिश किया गया था इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा 2002 में। मकसद क्या है, इस बार का थीम क्या है, लेट्स एक्ट ऑन आवर कमिटमेंट एंड द चाइल्ड लेबर। ठीक है, हम अपनी कमिटमेंट्स पे काम करें, एम टू अवेयरनेस, रेज अवेयरनेस एंड एडवोकेट फॉर चाइल्ड लेबर ग्लोबली। नेक्स्ट आता है यूनाइटेड नेशंस डिक्लेयर्स 2025 एज द ईयर टू फोकस ऑन क्वांटम एडवांसमेंट्स। बहुत इंपॉर्टेंट, इंटरनेशनल ईयर ऑफ क्वांटम साइंस एंड टेक्नोलॉजी, क्वांटम कंप्यूटिंग की यहाँ पर बात चल रही है। सो यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली हैज डिक्लेयर्ड 2025 एज द इंटरनेशनल ईयर ऑफ क्वांटम साइंस एंड टेक्नोलॉजी। रेजोल्यूशन जो है पास किया गया 193 मेंबर असेंबलीज के द्वारा, को स्पॉन्सर्ड बाय घाना एंड 6 अदर मेंबर कंट्रीज। क्वांटम साइंस की क्या इंपॉर्टेंस है, देखो क्वांटम साइंस जो है आज के समय पर क्वांटम क्रिप्टोग्राफी, बहुत सारे, जब हम टेक्नोलॉजी की बात करते हैं, फिजिक्स की बात करते हैं, तो वहाँ पर हम क्वांटम साइंस एंड टेक्नोलॉजी और क्वांटम फिजिक्स की बात करते हैं। वहाँ पर बेसिकली एटॉमिक और सब एटॉमिक पार्टिकल्स के लेवल पर, एटॉमिक और सब एटॉमिक लेवल्स के पार्टिकल्स लेवल पर जाकर अलग अलग एटम्स या अलग अलग एलिमेंट्स किस तरीके से बिहेव करते हैं, उस चीज़ की स्टडी को जो है क्वांटम फिजिक्स कहा जाता है। उसकी रियल लाइफ एप्लीकेशंस को देखना जो है वही आपका क्वांटम टेक्नोलॉजी कहलाता है। उसको लेकर जो है ये 2025 का साल है, मतलब उसकी अवेयरनेस क्रिएट किया जाएगा कि क्या है क्वांटम फिजिक्स, क्या है क्वांटम टेक्नोलॉजी। नेक्स्ट आपका वर्ल्ड ब्लड डोनर डे 14 जून, ठीक है जी। तो यहाँ पर आप ऐसे याद रखो कि पहले बच्चों को खेलना कूदना, फिर चाइल्ड लेबर, ठीक है, फिर चाइल्ड लेबर जब आपने देखा कि बहुत सारे बच्चों को हीमोग्लोबिन की कमी थी, ठीक है, जो बच्चे चाइल्ड लेबर से बचाए गए, तो उनको खून देना है उनको, ताकि वो स्वस्थ हो जाएं, ठीक है, या उनका देख रेख करनी है। तो वर्ल्ड ब्लड डोनर डे 14 जून को। सो ऑनर्स वॉलेंट्री ब्लड डोनर्स फॉर देयर इनवैल्यूएबल कॉन्ट्रीब्यूशंस। तो आप वॉलेंट्रली जो है ब्लड डोनेट करें। थीम क्या है, 20 ईयर्स ऑफ सेलिब्रेटिंग गिविंग, थैंक यू ब्लड डोनर्स, ठीक है जी। और 2 decades ऑफ ग्रेटिट्यूड टुवर्ड्स ब्लड डोनर्स हु हैव सेव्ड लाइव्स थ्रू देयर सेल्फलेस एक्ट्स। सो ये था आज का सेशन, बहुत बहुत धन्यवाद। आई होप यू लाइक द सेशन एंड बेसिक्स जो हैं इस वीक के करंट अफेयर, जो इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स है वो हमने कवर कर लिए हैं। जून के मंथ के 2 वीक के करंट अफेयर्स बचे हैं और वो आपको अगले ही 2 से 3 दिन में मिल जाएंगे, दैट्स माय प्रॉमिस। तो उसके बाद जो है हमारा जून का जो पूरा का पूरा मंथ का करंट अफेयर्स है वो पूरा हो जाएगा। और इसके अलावा सितंबर 2023 से मार्च 2024 तक के जो करंट अफेयर्स के कंपाइलेशन है वो ऑलरेडी क्वेश्चंस की फॉर्म में वो ऑलरेडी मैं आपके सामने ला चुका हूं, अराउंड 100 to 110 क्वेश्चन फॉर एवरी मंथ। इसके बाद जो है अप्रैल, मई, जून और जुलाई के करंट अफेयर्स भी, मंथली करंट अफेयर्स इन द फॉर्म ऑफ क्वेश्चंस हम लेकर आएंगे, क्योंकि आपका एग्जाम है 4 अगस्त को CAPF का, खासकर उसके बाद FCAT है, उसके बाद आपका CAPF है। तो 1 महीने के अंदर अंदर 3 है बैक टू बैक एग्जाम, तो उन सब को लेकर ये सेशंस रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच। जय हिंद, वंदे मातरम, देखते रहिए टीम निष्ठा।